दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं देश के लिए आईएएस जैसी सेवा करना? क्या आप भी चाहते हैं आईपीएस ऑफिसर बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आज की वीडियो खास तौर पर आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं सिद्धांत शर्मा, एजुकेशन काउंसलर और मोटिवेशन स्पीकर, आज आपको पूरी डिटेल में बताने वाला है कि इस टेस्ट को किस तरह से दिया जाता है, कब इसकी डेट निकलती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एज लिमिट होती है, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं और कौन ये टेस्ट नहीं दे सकते। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। यूपीएससी टॉपर ईरा सिंघल मैम का क्या कहना है, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहना, एक भी पॉइंट को स्किप मत करना। इतने महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के लिए इस प्रक्रिया को इस ढंग से बनाया गया है ताकि सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड कैंडिडेट्स ही इसमें सेलेक्ट हो सके। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस टेस्ट को देने के लिए फॉर्म को भरते हैं। तो ये फॉर्म की डेट कब आती है? तो ये फॉर्म को भरने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी हर साल के फरवरी में एक विज्ञापन प्रसारित करता है, जिसमें आईएएस के साथ साथ 24 अलग अलग सिविल सर्विसेज के लिए भी विज्ञापन दिया जाता है। भारत में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है और बाकी सर्विसेज को सेंट्रल सर्विसेज कहा जाता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज को सेंट्रल सर्विसेज में सबसे ऊपर रखा जाता है। जिस तरह से मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं उसी के अनुसार ये अलग अलग सर्विसेज उनको दी जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन कौन इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी फॉर्म को भर सकते हैं। सिविल सर्विसेज का एग्जाम भारत के नागरिक दे सकते हैं, तिब्बत के रेफ्यूजीज दे सकते हैं, नेपाल और भूटान के नागरिक भी दे सकते हैं। लेकिन आईएएस और आईपीएस सर्विसेज अप्लाई करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग हिस्से में रहने वाले भारतीय नागरिक भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में कि हमको कितना पढ़ा होना चाहिए इस टेस्ट को देने के लिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री लेने के बाद आप इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने नंबर आए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी विषय के स्टूडेंट इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीए से, बीकॉम से, बीटेक से, बी फार्मा से आप आराम से इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूपीएससी में कोई भी मीडियम की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी भी मीडियम से आप हो सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम से भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आपकी क्या उम्र होनी चाहिए इस टेस्ट को देने के लिए, यानी कि एज लिमिट। हर श्रेणी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, यानी 21 वर्ष वाला इस टेस्ट को दे सकता है। लेकिन हर श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग अलग है। जैसे कि सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के लिए ये आयु सीमा 32 वर्ष है। पिछड़े वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए ये आयु सीमा 35 वर्ष है और एससी एसटी के लिए ये आयु सीमा 37 वर्ष है और दिव्यांगों के लिए यह अधिकतम आयु सीमा और भी बढ़ा दी जाती है। अब बात करते हैं कौन इस टेस्ट को नहीं दे सकते। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हो चुका होता है वो इस टेस्ट को दोबारा नहीं दे सकते। आइए अब जानते हैं फॉर्म भरते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना है। फॉर्म भरते वक्त आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, एड्रेस, फोन नंबर जैसी बेसिक जानकारी देनी पड़ती है। ये परीक्षा 72 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाती है, जिनका चयन भी आपको फॉर्म भरते वक्त करना पड़ता है। फॉर्म में ही आपको अपने मीडियम को भी बताना पड़ता है, यानी किस मीडियम से आप पेपर देना चाहते हैं। साथ ही साथ मेंस एग्जाम के लिए किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे वो भी उसमें ही लिखना पड़ता है। उसके साथ ही आपको अलग अलग सर्विसेज को भी क्रमबद्ध तरीके से बताना पड़ता है और किस राज्य में आप सर्विस करना चाहते हो उसको भी क्रमबद्ध तरीके से बताना पड़ता है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और 1 महीने का वक्त दिया जाता है। इस टेस्ट को देने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी निर्धारित किए गए हैं। हर श्रेणी के लिए वो अलग अलग हैं। जैसे कि सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 6 हैं। पिछड़ी जाति यानी ओबीसी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 हैं और एससी एसटी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म भरने को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं गिना जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी एक एग्जाम में बैठने को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गिना जाता है।
तो दोस्तों वीडियो के आखिर में अब बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस तरीके से चूज किया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसमें स्कोर कर पाए। तो 2014 बैच की यूपीएससी टॉपर आईएएस ईरा सिंगल मैम कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको वही चूज करना चाहिए जिसको पढ़ने में आपको मजा आए, जिसको बार बार पढ़ने पे आप बोर ना हो, जिसको आप बहुत आसानी से कर सके, उसको चूज करना है। किसी के कहने पे ऑप्शनल सब्जेक्ट को बिल्कुल भी चूज मत करना, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज किया जाता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट को डीप से डीप समझा जाता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही आप में वो कॉन्फिडेंस आता है जिससे मेंस परीक्षा को आप अच्छे से लिख पाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। वीडियो कैसी लगी या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और पावरफुल मोटिवेशन के लिए हमारी चैनल की वीडियोस को जरूर देखें। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडी मेनिया।